बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर है गाज़ेस लॉ। गाज़ेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर की ही कॉन्टिन्यूटी है और गाज़ेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो गाज़ेस लॉ को समझने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली आपके पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी उन फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स वो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है वो जो किसी एरिया में से पास होंगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक होगी बात। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, इट इज द मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया। ये होता है आपके पास एरिया जिसको हम सरफेस एरिया यहाँ पर हम कहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो आपके एरिया के परपेंडिकुलर है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं हम, उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास उस सिचुएशन में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मौजूद हैं। ये जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मौजूद हैं। इस डायरेक्शन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास फ्लो कर रही हैं। उसके सामने आपने एरिया को रख दिया परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, यानी सरफेस एरिया को आपने उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रख दिया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रखा तो यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या है? ये अगर आपके पास एक सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसको हम सरफेस एरिया कहेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन जब मैं इसको वेक्टर एरिया कहूँगा तो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। यानी मैग्नीट्यूड तो वही आ गई जो इसकी लेंथ इंटू विड्थ होगी, लेकिन फिर इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? जो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो वेक्टर एरिया हम कह सकते हैं सच एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया बट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दैट एरिया। अब ये अगर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है यानी वर्टिकली पड़ा हुआ है तो डायरेक्शन इसकी किसके अलोंग है? हॉरिजॉन्टल के अलोंग है। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस, तो इसका वेक्टर एरिया किसके अलोंग होगा? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये एक सरफेस पड़ी हुई है, इसका वेक्टर एरिया अब क्या होगा? इसका वेक्टर एरिया अब इसकी सरफेस के आपके पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये इसका वेक्टर एरिया आ गया। ठीक होगी बात। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है? वेक्टर एरिया आ चुका। नेक्स्ट चीज हमारे पास है, हमने यहाँ पर कहा था कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमारे पास ए है, ये ए वेक्टर एरिया और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ए को हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ये ई और ए के दरमियान एंगल कितना बन रहा था? थीटा। जब हमने ई को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो ए के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आया? ई कॉस थीटा। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो क्या होगा? वो होगा फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटू ई कॉस थीटा। नाउ दिस इज सरफेस एरिया एंड ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जो पैरेलल टू दैट एरिया है एक तरह से, यानी हम कह सकते हैं ये वेक्टर एरिया के क्या है? पैरेलल है। अब पॉइंट बच्चों ये है कि ये वेक्टर एरिया के तो पैरेलल है, यानी वेक्टर एरिया के तो पैरेलल, लेकिन सरफेस एरिया की क्या है? परपेंडिकुलर। सरफेस एरिया ये जो सरफेस पड़ी हुई है ये है। ठीक होगी बात। यानी इसको हमने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा उसके क्या है? परपेंडिकुलर, लेकिन वेक्टर एरिया के क्या है? पैरेलल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है? सरफेस एरिया सिंपल लेंथ इनटू विड्थ को शो करता है और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट को शो करता है। जैसे ये प्लेट अब कैसे पड़ी हुई है? वर्टिकल पड़ी हुई है ये इसका सरफेस एरिया। ये प्लेट हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ये इसका सरफेस एरिया। लेकिन जब मैं वेक्टर एरिया कहूँगा तो इसका वेक्टर एरिया क्या है? इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर क्या होगा? वेक्टर एरिया। ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है तो वेक्टर एरिया इसका क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड आउट करते हैं एरिया इनटू वो कंपोनेंट जो सरफेस एरिया के तो परपेंडिकुलर लेकिन वेक्टर एरिया के क्या होगा? पैरेलल।
तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ई डॉट ए। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक होगी बात, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर है, और वेक्टर एरिया भी अभी हमने पढ़ा वेक्टर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा होता है, फ्लक्स दे रहा होता है। अब ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो ये डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला यहाँ से हमने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये तो फील्ड सरफेस थी फ्लैट, याद रखिएगा बच्चों ये जो आपके पास फार्मूला है ये सिर्फ फ्लैट सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी जैसे ये सरफेस थी फ्लैट, कर्व्ड सरफेस के ऊपर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं और ये जो लाइनें नजर आ रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, और इस तरह की आपको सरफेस मिल जाती है जो कर्व्ड सरफेस है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस पूरी सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल सरफेसेस में, फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड कर देंगे। यानी जैसे हमने यहाँ पर ये पूरी एक सरफेस है, ये कर्व्ड पार्ट था, तो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरे हमने छोटे छोटे इसके ऊपर फ्लैट सरफेसेस ली हुई हैं। तो उस फ्लैट सरफेस में से फिर हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल फाइंड आउट करके फ्लक्स को फाइंड आउट किया। तो हर एक पॉइंट के ऊपर हमने फ्लक्स को फाइंड आउट करना है बाय कंसीडरिंग दैट सरफेस इनटू फ्लैट सरफेस। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट यूनिफॉर्म हो या सरफेस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, वी डिवाइड द सरफेस इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ ईच एरिया डेल ए। उस पूरी सरफेस को डेल ए सरफेस में हमने डिवाइड कर दिया, हर एक का फ्लक्स फाइंड आउट किया, और एट द एंड हमने 1 से लेके n तक उन तमाम पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E डॉट डेल ए वाले रिलेशन को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब अगर हम चाहते हैं एक्यूरेट रिजल्ट, तो नंबर ऑफ जो पैचेस हैं दैट शुड बी इनफाइनाइट। जब नंबर ऑफ पैचेस इनफाइनाइट होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसके साथ लिमिट अप्लाई कर दें, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो, यानी हमने डेल्टा ए को क्या कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर इस समेशन के साथ लिमिट अप्लाई हो गई तो ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ सरफेस इंटीग्रल फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा या सरफेस फ्लैट नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है बाई कन्वेंशन आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। अगर मेरे पास ये एक सरफेस पड़ी हुई है तो इसमें फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है, इनटू द सरफेस अगर फ्लक्स है तो दैट फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। अगर फ्लक्स इस सरफेस से बाहर फ्लक्स अपीयर हो रहा है, यानी अगर मैं इस व्यू से देखूंगा तो मेरे लिए ये जो है ना इनवर्ड जा रहा है उस सरफेस के अंदर फ्लक्स, तो ये फ्लक्स होगा नेगेटिव। और अगर मैं इस व्यू से देखूंगा तो वहाँ के हमारे लिए आउटवर्ड होगा फ्रॉम दैट सरफेस, तो दैट फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये था फ्लक्स का मेन कंसेप्ट, इसको हमने याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पहला हमारे पास अब पोर्शन है वो है गासेस लॉ। गासेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गासेस लॉ की स्टेटमेंट अगर हम देखें, या आपने एफएससी में भी पढ़ी हुई होगी, उसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द सरफेस। जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, अगर ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इसमें बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, तो इस सरफेस में टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यानी इसमें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय जितना चार्ज होगा उस सब को मैं ऐड कर दूं तो दैट विल गिव मी द टोटल फ्लक्स। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो सिंपली आप टोटल चार्ज को 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक होगी बात। द गासेस लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, यानी यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्जेस भी ले लेता हूँ। अब इन सबको ऐड कर दें तो वो जो नेट चार्ज आएगा दैट विल बी क्यू, एंड फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फिर अगर हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ई। नाउ अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास फाई ई है, फाई ई इज इक्वल टू
ई डॉट ए, और यहाँ पर हमने कहा लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, जहाँ से हम चलते हैं दोबारा वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लाइन इंटीग्रल लिया। ये भी आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा थर्ड ईयर में कि लाइन इंटीग्रल जब हमने क्लोज सरफेस के ऊपर लिया तो y इक्वल टू ई डॉट ए था, ई डॉट डी ए था। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या था, फाई की ये जो हमारे पास क्यू है वो किसकी इक्वल आया था, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। तो हमने इस फाई ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से बन गया ई डॉट ए और क्लोज लाइन इंटीग्रल वो इस फाई की जगह आ गया। ये जो हमारे पास फाई है, इस फाई की जगह हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट ए एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल। देन एप्सिलॉन नॉट को हमने क्यू से डिवाइड कर दिया, तो फिर फ्लक्स की ये दोनों फार्मूलाज हैं जिनको हमने रिलेट कर दिया। तो लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये भी गाजेस लॉ की एक शेप है। अब गाजेस लॉ की दो फॉर्म्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ये हमने जनरल देखा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ हम फाइंड आउट करते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्म में ऑब्वियस है हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगी, आपने ये भी पढ़ी हुई होगी, ऑब्वियस है, ये आपने मैथ के सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई है। अब यहाँ पर कहता है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ वॉल्यूम। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है और हम बात करते हैं स्फीयर के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर जो है वो रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो रो यहाँ से हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी डी क्यू ओवर डी वी। जो हमने स्मॉल वहाँ पर एलिमेंट लिया हुआ है तो हमारे पास आ चुका है जाएगा डी क्यू ओवर डी वी, और यहाँ से फिर हमारे पास जो डी क्यू है, डी क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी। ये रिलेशन बन जाएगा, डीवी दूसरी साइड पे वॉल्यूम चला जाएगा तो ये रो डीवी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए वो टोटल चार्ज जो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है, यानी इस वॉल्यूम कंप्लीट के अंदर जो टोटल चार्ज है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू टोटल चार्ज, और ये बन जाएगा रो इंटू डी वी, एंड दैट विल बी अ वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो हमने भी गाजेस लॉ पढ़ा कि जिसके मुताबिक फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम यहाँ पर अब क्यू की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह ये आ गया रो इंटू डी वी। नाउ अभी हमने फाई फाइंड आउट किया, वो किसकी इक्वल होता है, फाई इक्वल टू हमारे पास है, ये हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ए, सॉरी सरफेस ओवर क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस ई डॉट ए जो हमारे पास है वो फाई की इक्वल था। तो ई डॉट डी ए ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया क्यू की जगह, तो ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू रो डी वी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आपने मैकेनिक्स में थर्ड ईयर में वेक्टर ऑपरेशन के चैप्टर में गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ा होगा। अब उस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सरफेस इंटीग्रल टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, ये आपके पास एरिया है, ये वेक्टर ई है, अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रल ले लें ओवर अ क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर ई था, इसका हमने पहले क्या लिया, सरफेस इंटीग्रल लिया ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए, तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। ये लॉ है, इसको एज इट इज आपने याद रख लेना है। तो अब इस ई डॉट ए की जगह इस इक्वेशन 3 में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो इस इक्वेशन की जगह यहाँ पर हमारे पास आ गया ई डॉट डी ए की जगह ये वैल्यू आ गई, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर डी आई वी ई इंटू डी वी, डी वी इज द वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये एज इट इज आ गया 1 ओवर ई इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू रो डी वी। ये वो इंटीग्रल दूसरी साइड पे गया, ये बन गया डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल डी आई वी ई डी वी, और ये इधर आके बन गया -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वहाँ पर जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया तो इस साइड पे 0 बच गया। नेक्स्ट अब देखें, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये अंदर चला जाए तो ये रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी बन जाएगा, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर जब ये दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल हैं तो यहाँ से हमने इनको कॉमन वॉल्यूम इंटीग्रल में ले लिया और डी वी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से इनका डी वी कॉमन लिया,
अब यहाँ से देखें, इस ओवरऑल फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल कभी इक्वल टू जीरो नहीं होता। वॉल्यूम इंटीग्रल नेवर इक्वल टू जीरो बिकॉज सर्फेसिस फिजिकली एग्जिस्ट। अब ये है वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन मौजूद है, और ये है डिफरेंशियल मौजूद है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली इसके लिए एक डिटेल्ड कंसेप्ट है जो आपने डिफरेंशिएशन में उम्मीद है पढ़ा होगा, तो ये वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला वेक्टर है जिसका हम डिफरेंशियल ले रहे हैं उसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, तो ओवरऑल जो फैक्टर है ये कैंसल आउट हो गया, हमारे पास एक नेट वैल्यू बच जाएगी। तो डी आई वी माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट ये दूसरी साइड पे चला गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू रो, ये आपके पास आ गई डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये हमारे पास कुछ रूल्स को हमने यूज़ किया, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ किया और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का एक रूल यूज़ करके इसको ड्राइव कर दिया, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म की बात करें तो हमने अभी फाई का रिलेशन पढ़ा हुआ है, लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि क्यू क्या है, टोटल चार्ज। दूसरा फिर हमने इसको वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल अभी हमने ऊपर ड्राइव किया इसको कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इनटू डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। अगर यहीं पर, वहाँ पर तो हमने 3 डायमेंशन की बात की थी, अगर चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक सरफेस के ऊपर, ये था वॉल्यूम के ऊपर, अगर सरफेस एरिया के ऊपर हो तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और सिंपल है, यहाँ रो की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाकी फार्मूला वही है, फाई इज इक्वल टू लाइन सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की जगह आ गया सरफेस इंटीग्रल, रो की जगह यहाँ पर सिग्मा आ गया, वॉल्यूम की जगह यहाँ पर डी ए आ गया। तो ये अब आपके पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉसेस लॉ, स्टेट गॉसेस लॉ, ड्राइव इट्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये हमारे पास जनरल कंसेप्ट्स हैं जो आज के टॉपिक में बेटा हमने देखने थे, इनको अच्छे से तैयार कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कशन होगी। अल्लाह।